नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समिति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो संसद है उसके केवल दो सदन होते हैं। जो उच्च सदन होता है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, जो कि परमानेंट रहता है, स्थायी रहता है, वह कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा जो रहती है वह लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। तो इस प्रकार से संसद के दो सदन होते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। परंतु जो हमारी संसद है, संसद के जो जब बैठक होती है तो उसकी बैठक का एक निश्चित समय होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। हम जानते हैं कि हमारी जो संसद है तो संसद के 3 सत्र होते हैं, यानी संसद 3 सत्रों में स्थायी होती, 3 सत्रों में बैठती है। और संपूर्ण कार्यकाल, संपूर्ण जितने भी कार्य संसद के माध्यम से विधेयक बनाने का कार्य किया जाता है वह इन्हीं 3 सत्रों में किया जाता है। जो पहला सत्र होता है जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, जो कि फरवरी माह से शुरू होता है। उसके बाद हमारे जो मानसून सत्र होता है, इसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। तो इस प्रकार से संसद के भारतीय संसद में 3 सत्र होते हैं और 3 सत्रों में ही जो संपूर्ण कार्यकाल है, संपूर्ण जो कार्य है, जो संपूर्ण कार्य जो विधेयक बनाए जाते हैं वह इन्हीं 3 सत्रों के माध्यम से बनाए जाते हैं, 3 सत्रों में बैठक के माध्यम से बनाए जाते हैं। परंतु चलिए समझिए, सबसे पहले हमें संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी संसद के पास में समय की कमी है। क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के बैठने का कार्यकाल निश्चित होता है, उसके पास में केवल 3 सत्र हैं और उसके पास में जो कार्य है, कार्य की बहुत अधिक अधिकता है। उसके पास में विधेयक है, विधेयक की बहुत अधिक अधिकता है। क्योंकि हमारी संसद है वह संपूर्ण देश के लिए है, ना कि किसी राज्य के लिए। यानी संपूर्ण देश का कार्यभार केवल उसी पर है। जो संसद के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा, जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा, उसका प्रभाव संपूर्ण देश में होता है, वह संपूर्ण देश में लागू होता है। तो इस प्रकार से संसद जो कार्य करती है वह संपूर्ण देश के लिए करती है। इतने बड़े देश के लिए कोई कानून बनाती है। तो इस प्रकार से संसद में जो विधेयक है उनकी भरमार है, उनकी बहुतायत है। तो इस प्रकार से संसद के पास में काम की बहुतायत है और समय की कमी है। तो इस व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए हमें संसदीय समिति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी, संसद के पास में समय की कमी थी। इस व्यवस्था को सुलझाने के लिए, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें जो संसदीय समितियां हैं बहुत सहायक सिद्ध हो सकती थी। इसलिए हमने भारत की संसद के द्वारा संसदीय समितियों की स्थापना की गई। ठीक, दूसरा प्रमुख कारण यह रहा क्योंकि हमारी जो संसद है, तो संसद के जो सदस्य होते हैं, वह जो सांसद होते हैं, तो सांसदों के पास में इतनी विशेषज्ञता नहीं होती, इतनी मतलब उनके पास में कुशलता नहीं होती कि जो संसद में जो विधेयक आ रहे हैं उन विधेयक पर अच्छी तरीके से जो विचार विमर्श कर सकें, उन विधेयकों में क्या कमियां हैं उसको देख सकें, उन पर अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर सकें। तो इस जो विशेषज्ञता का अभाव जो संसद के पास में है, उसकी कमी को दूर करने के लिए भारत में संसदीय समितियों की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक, इसके अलावा जो संसदीय समितियां, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमने समझ तो लिया कि संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। अब हम समझते हैं संसदीय समितियां हैं क्या। तो संसदीय समितियां हैं, यह संसदीय समितियां सबसे पहले अध्यक्ष द्वारा निर्मित की जाती है। अध्यक्ष के द्वारा प्रतिवर्ष मतलब जो कुछ समितियां स्थायी होती है, कुछ अस्थायी समितियां होती है। तो संसदीय समितियों के लिए चुनाव संसद में किए जाते हैं और संसद के जो सदस्य होते हैं वह अपने में से मिलकर अपने से ही मतलब चुनाव कर लेते हैं और एक संसदीय समिति का निर्माण होता है। संसदीय समितियों में जो सदस्य होते हैं वह संसद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो संसद के सदस्य नहीं है, इसके अलावा बाहरी व्यक्ति भी इन संसदीय समितियों के सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी विधेयक पर विचार विमर्श होता है, तो उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए न सिर्फ जो संसदीय समिति के सदस्य हैं यानी सांसद लोग वह शामिल होंगे, बल्कि उसके साथ साथ कोई विशेषज्ञ एक्सपर्ट व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ताकि जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित हुआ है, उस संसदीय की समिति के सामने उपलब्ध हुआ है, उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो सके, उस पर विचार विमर्श हो सके। इसलिए भारत में जो संसदीय समितियां हैं वह एक अच्छी तरीके से संसद के कार्यभार को संभाल रही है और प्रत्येक विधेयक पर सिलसिलेवार रूप से अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर रही है। इसके अलावा यदि उसमें कोई पाया जाता है कि सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया है उसमें यदि कोई त्रुटि है, तो उसमें संशोधन करने का प्रावधान भी इन संसदीय समितियां सुझाव दे सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो इस प्रकार संसदीय समितियों का अपना महत्व है, क्योंकि संसदीय समितियां होती हैं जो वह राजनीति हस्तक्षेप होता है उससे मुक्त होती है। क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है कि संसदीय समितियां जब बनती हैं तो जितने भी उनके कार्य किए जाते हैं वह दरवाजे के पीछे होते हैं।
संसदीय समिति के कार्य दरवाजे के पीछे होते हैं, यानी आम जो चकाचौंध है, चकाचौंध में उनके कार्य नहीं होते, बल्कि संसदीय समितियों के जो जितने भी कार्य होते हैं वह दरवाजे के पीछे होते हैं, गुप्त रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से जो संसद सदस्य होते हैं वह अपनी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में काम ना कर कर, बल्कि क्योंकि जो जो विश्व है, जो जो भारत है, भारत के लोगों को तो उसकी जानकारी होगी नहीं किस प्रकार संसदीय समितियां कार्य करने वाली हैं। तो जो सांसद होते हैं और राजनीतिक जो गतिविधि होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसको भूल जाते हैं, राजनीतिक द्वैतता को भूल जाते हैं और संसदीय समितियों के माध्यम से अच्छी तरीके से उस विधेयक की जो कमियां हैं, जो उसके गुण है, उससे अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें राजनीतिक विभेद नहीं होता है और इस संसदीय समितियां होती हैं उसमें न सिर्फ केवल जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल के लोग शामिल होते हैं, बल्कि विपक्षी दल के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, विपक्षी दल के मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से यह संसदीय समितियां होती हैं वह अपना कार्यभार गुप्त रूप से करती हैं। इस प्रकार से जनता को जो आम चकाचौंध है उसको उनके कार्यभार के विषय में, उनकी बैठक के विषय में, उनने क्या बहस की, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीति का जो प्रभाव होता है उन समितियों के कार्यभार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा इनके पास विशेषज्ञता भी होती है, क्योंकि किसी भी एक्सपर्ट को कहीं से भी मतलब जांच पड़ताल करने के लिए या फिर उससे संबंधित कोई विधेयक पर यदि वह संसदीय समितियां चर्चा कर रही हैं तो किसी विशेषज्ञ को बुला सकती हैं, उससे बात कर सकती हैं, उससे सलाह ले सकती हैं। इसके अलावा यह जो संसदीय समितियां हैं उन संसदीय समितियों के माध्यम से सरकार की जवाबदेहिता भी जनता के प्रति सुनिश्चित होती है। क्योंकि मान के चलिए सरकार के द्वारा यदि कोई गलत विधेयक, गलत कानून लाया गया और वो जब संसदीय समितियों के द्वारा जब उसमें बहस किया गया, विचार विमर्श किया गया, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संसद की जो संसदीय समितियां हैं वह जो सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस कार्यों की गलत कार्यों पर नकेल कसने का कार्य करती है। और चूंकि यदि कोई इसमें किसी विधेयक में कोई गलत चीज है, गलत मतलब ऐसा तथ्य है, तो उसको संशोधन करने का सुझाव भी ये संसदीय समितियां दे सकती हैं, संशोधन भी कर सकती हैं। तो इनका अपना व्यापक महत्व है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता होती है, विपक्षी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो लोग संसद में शामिल नहीं है, जो संसदीय सदस्य नहीं है, उन लोगों को भी, विशेषज्ञ लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इनकी बैठक गुप्त रूप से होती है और यह संसदीय समितियां वर्ष भर कार्य करती है, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। यह संसदीय समितियां पूरे संपूर्ण वर्ष भर कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से यह समितियां होती हैं वह संसद के जो कार्यभार है उसको अच्छी तरीके से संभालती है, अच्छी तरीके से करती हैं। इसके अलावा इन जो संसदीय समितियों के माध्यम से कोई विधेयक इनके पास में आता है तो उस विधेयक पर बहुत अच्छी तरीके से जो है विचार विमर्श करती हैं, बहस करती हैं। और यदि कोई मुद्दा उन्हें लगता है कि इसमें मतलब जो विधेयक है, विधेयक में कुछ कमी है, तो उसमें वह चीज इनपुट भी कर सकती है और उन्हें लगता है कि कोई चीज अधिक है, इसमें कोई चीज गलत है, तो उसमें संशोधन भी कर सकती है, सुधार भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो संसदीय समितियां हैं उनका अपना व्यापक महत्व है, क्योंकि यह समिति सबसे पहली बात तो विपक्षी जो पार्टी है उनके लोग भी इसमें शामिल होते हैं, विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। इनके पास में समय भी अधिक होता है, क्योंकि यह वर्ष भर कार्य करती है। यह राजनीतिक जो द्वैतता होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो यह संसदीय समितियां होती हैं वह गुप्त रूप से कार्य करती हैं, सार्वजनिक चकाचौंध से इनका कोई मतलब नहीं होता। और यह जो इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, इनके कार्यों से एक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, एक जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, क्योंकि सरकार स्वयं इस प्रकार के बिलों को नहीं ला सकती, क्योंकि यदि सरकार किसी प्रकार के गलत तरीके से बिल लाएगी तो वह संसदीय समितियां उसमें संशोधन कर सकती हैं। इसके साथ यह संसदीय समितियां सरकार के कार्यों पर निगाह रखती हैं, सरकार की जो गतिविधियां हैं उन पर गलत गतिविधियां हैं उन पर नकेल कसती हैं, क्योंकि इन संसदीय समितियों के माध्यम से यह भी तय किया जाता है यदि सरकार के द्वारा किसी प्रकार से अपने जो धन जो उनके द्वारा लिया गया है, यानी बजट में प्रत्येक वर्ष जब फरवरी माह में बजट पेश होता है तो बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, धन लेती है, क्योंकि उसे जन कल्याण के कार्य करने होते हैं। तो संसद की स्वीकृति के बाद ही सरकार किसी प्रकार के धन को खर्च कर सकती है, किसी भी योजना के लिए खर्च कर सकती है। तो क्या जो धन उसके द्वारा संसद के माध्यम से सरकार के द्वारा धन लिया गया है, जो वित्त लिया गया है, क्या उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है,
इसकी समीक्षा करने की, इसकी मतलब जानकारी मांगने का अधिकार इन समितियों को होता है। तो इस प्रकार से सरकार किसी प्रकार से गलत तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। सरकार जनता के पैसे को कहीं और गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से और फिजूल खर्ची नहीं कर सकती है। जहां जिस कार्य के लिए सरकार ने धन की डिमांड की है, जिस कार्य के लिए बजट में धन को सैंक्शन किया है, उसी कार्य के लिए सरकार ने उस धन को उस वर्ष के अंत में खर्च किया है या नहीं किया है, उसकी यह जांच इन संसदीय समितियों के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से यह संसदीय समितियां होती हैं, वह समितियां किसी मतलब भारत की जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें एक मील का पत्थर है। क्योंकि भारत की जो संसद है, संसद को सशक्त करने में, संसद के पास में जो कारोबार है उसको सही ढंग से करने में यह उनकी सहायता करती हैं, मदद करती हैं। इसके अलावा जो संसदीय समितियां होती हैं वह आम जनता को भी जागरूक करती हैं, सजग करती हैं। क्योंकि जो विधेयक जो बिल जो कि जो सरकार के द्वारा जो संसद में लाए जाते हैं वह बहुत जटिल भाषाएं होती है, बहुत कठिन भाषाएं होती हैं। तो इन संसदीय समितियों के माध्यम से उस कठिन भाषा को सरल करके जनता में उसका प्रचार किया जाता है, उसका प्रसार किया जाता है। जनता को जानकारी दी जाती है कि सरकार के द्वारा यह स्टेप उठाया जा रहा है या विधेयक लाया जा रहा है। तो संसदीय समितियां उसको सरल करने का कार्य भी करती हैं। इसके अलावा सरकार से वह वार्षिक रिपोर्ट भी मांगती है कि आपने मान के चलिए इस योजना के लिए इतने रुपए की डिमांड की थी और आपने वर्ष के अंत में कितने रुपए खर्च किए, कहाँ खर्च किए, इस सब की जांच वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा मांगी जाती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि सरकार के बहुत से विभाग होते हैं, विभिन्न मंत्रालय होते हैं सरकार के, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो। तो इन मंत्रालयों की रिपोर्ट भी इन संसदीय समितियों द्वारा जांच की जाती है कि एक मंत्रालय ने किस प्रकार से एक वर्ष में कार्य किया है। मान के चलिए रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय ने किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं की, इसकी जांच भी इन समितियों के द्वारा की जा सकती है, इनके द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से यह संसदीय समितियां हैं वह भारत की संसद के लिए एक मील का पत्थर है, एक बहुत तरीके से सहायक रूप में कार्य करती हैं। और संसदीय समितियां के बहुत से लाभ हैं। इनके द्वारा भारत की जो संसदीय प्रणाली, जो भारत की संसद है, वह है जो जिसके द्वारा इतने बड़े स्तर पर इतने विशाल देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसकी विशेष जिनका प्रभाव जनता के प्रत्येक वर्ग पर होता है, तो उसकी जांच पड़ताल करना, उसमें संशोधन करना, उसमें सुधार करना, सरकार पर नकेल रखना, सरकार के द्वारा किसी प्रकार के गलत तरीके से पैसे का किसी प्रकार से कहीं गलत तरीके से उपयोग तो नहीं हो रहा है, उसकी निगाह करना, सरकार के कार्यों पर नजर रखना। और प्रत्येक जो इसमें संसदीय समितियों में जो कि विपक्षी दल के लोग भी शामिल होते हैं, इनके द्वारा जो मीटिंग होती है वह गुप्त तरीके से की जाती है। तो इनके जो कार्य होते हैं वह बहुत पारदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार से संसदीय समितियों का अपना महत्व है, जिसकी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी संसदीय समितियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं। तो भारत में कुछ समितियां ऐसी हैं जो स्थायी है और कुछ समितियां ऐसी हैं जो अस्थायी है। स्थायी समितियों का मतलब है कि परमानेंट यह समितियां रहेंगी, और दूसरी अस्थायी समितियों का मतलब यह है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए उन समितियों को गठन किया जाता है, और जो वह जब कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद उन समितियों को भंग कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो उसे हम अस्थायी समितियां कहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थायी समितियां हैं, स्थायी समितियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे भारत में हमारी जो संसद है उसके पास में वित्त यानी पैसा, यानी जो हमारी जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसकी गतिविधियों को देखने के लिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की वित्तीय समितियां उपलब्ध हैं। इन 3 वित्तीय समितियों में कौन कौन सी समिति है? सबसे पहली समिति है लोक लेखा समिति। यह वित्तीय समितियां हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। तो इस प्रकार से जो वित्त है, जो पैसा है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए और किस प्रकार से सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमारे पास में 3 समितियां हैं। उन 3 समितियों में सबसे पहली समिति है लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति और तीसरी सार्वजनिक उद्यम समिति है। इसके अलावा भारत के पास में विभागीय जांच समितियां हैं जिनकी संख्या है 24। यह तो हमने वित्तीय समितियों की बात की जिनकी संख्या 3 है।
और जो 24 समितियां हैं वह विभागीय जांच समितियां हैं। यानी भारत के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय हो, कोई भी मंत्रालय हो, तो उस मंत्रालय की जांच करने के लिए उस मंत्रालय के द्वारा वर्ष भर के क्या कार्य किए गए हैं, किन कार्यों के मतलब उस सब की जांच करने के लिए 24 विभागीय समितियां भारत के पास में है। और तीसरी जो समितियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं परीक्षण और नियंत्रण समितियां। परीक्षण और नियंत्रण समिति, इनकी संख्या 6 है। जो परीक्षण और नियंत्रण समिति होती है उनके हम नाम की चर्चा करें तो सबसे पहले सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति के द्वारा जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के वादे किए जाते हैं, संसद में विभिन्न प्रकार की जवाबदेही ली जाती है, तो सरकार अपने जो कार्य जो उसने सरकार ने वादे किए थे, क्या उन वादों को, क्या उन भरोसों को उन भरोसों पर सरकार वास्तव में खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है। तो सरकारी आश्वासन के संबंध में जांच करने के लिए सरकारी आश्वासन समिति भारत के पास में है। इसके अलावा दूसरी समिति है अधीनस्थ विधायन समिति। तीसरी समिति होती है विचार विषयक समिति। चौथी समिति है एससी और एसटी कल्याण के लिए समिति। पांचवी है महिला कल्याण के लिए समिति और छठवीं है लाभ के पद पर संयुक्त समिति। इसके साथ भारत में कुछ जांच के संबंध में जांच समितियां भी भारत के पास में उपलब्ध है। उन जांच समितियों में सबसे पहली समिति है याचिका समिति, दूसरी विशेषाधिकार समिति और तीसरी है आचार समिति। इसके साथ भारत के पास में कुछ दैनिक कार्यों के संबंध में समितियां हैं जिनमें कार्य सलाहकारी समिति, निजी विधेयक समिति, विनिमय समिति और अनुपस्थिति समिति। इसके अलावा भारत के साथ भारत में कुछ सेवा समितियां भी है